हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो बेटा, 12th स्टैंडर्ड पे सीईटी में 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा वेटेज है, इसलिए अपन पहले 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद 11th पे करेंगे, है ना। 11th के चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो ये चैप्टर और दूसरा आता है गॉस लॉ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है सभी को पता है। चार्ज की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉडी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, है ना। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज है कि चार्ज बेसिकली स्पीड के साथ वेरी करता है क्या, मास स्पीड के साथ वेरी करता है। चार्ज स्पीड के साथ वेरी करता है क्या, नहीं करता, है ना। चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। चार्ज कंजर्व्ड रहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुमने पढ़ी होगी 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो और क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज चार्ज कंजर्वेशन हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो इतना आ सकता है, इससे इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल। क्यों इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, इसको हम लोग और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, है ना। और हम लोग ने ये बोला था कोई भी बॉडी चार्ज कब होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, है ना। तो ये अपन ने कुछ कुछ चीजें तुमने पढ़ी होगी, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। चार्ज के बारे में पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़नी पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, एक मिनट। कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन है R, ठीक है। तो दोनों में कौन सा फोर्स रहेगा, अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन का फोर्स रहेगा, और दोनों अपोजिट नेचर के है तो अट्रैक्शन वाला फोर्स रहेगा। अब ये फोर्स कितना होगा उसको हमको किसने दिया, कूलम्स लॉ से हमें मिलता है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। ये क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब वैसे ये कांस्टेंट है ना, इसलिए वैसे तो ये कांस्टेंट है, वैसे तो ये कांस्टेंट है, वैसे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। कूलम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कूलम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। और इसकी वैल्यू भी तुमको पता होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0। अगर एयर की बात करें तो के की वैल्यू 1/4πε0, और इसको कितना लिखते हैं, 9 × 10⁻9। कितना लिखते हैं, 9 × 10⁻9। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। तो इतनी होती है। और ये परमिटिविटी बेसिकली हमें क्या बताती है, कोई भी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने अच्छे से जा सकती है, कितने अच्छे से ट्रेवल कर सकती है ना। तो ये हमें बताती है। और इप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है। और कोई मीडियम रहेगा तो क्या रहेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी, है कि नहीं। अगर मान लो मैं दो चार्जेस को रख दूं, Q1 Q2 चार्जेस है, ठीक है, और इनको रख दूं कोई मीडियम में, है ना, कोई मीडियम में रख दूं यहाँ पे,
और मीडियम में इसकी परमिटिविटी है मान लो इप्सिलॉन, तो फोर्स अभी भी उतना ही लिखेंगे क्या? नहीं, अभी फोर्स चेंज हो जाएगा। अब फोर्स क्या लिखेंगे देखो तो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे तुमने इसमें डेंसिटी वगैरह पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना। उसके बाद वहां पे ना एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी, है ना। मतलब जैसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे यहाँ पे एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे इप्सिलॉन की वैल्यू निकालो, इप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो तो, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट, है ना, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इसमें पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, फोर्स इन मीडियम, इसको फोर्स इन मीडियम बोलेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई, बोलो, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अरे ये वाला पार्ट जो है, क्या ये फोर्स है इन एयर? अगर दो चार्जेस को हम लोग एयर में रखते तो ये जो मैंने पोर्शन शेड ये किया है ना, सर्कल किया है, सर्कल किया है, उसमें जो पार्ट आ रहा है वो क्या बता रहा है हमें? दो चार्जेस को अगर हम लोग एयर में रखे सेम डिस्टेंस पे तो फोर्स कितना लगेगा, है ना। और फोर्स कितना लगेगा, तो क्या हम लोग इससे यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि अगर मेरे को मान लो फोर्स इन मीडियम लिखना निकालना है, फोर्स इन मीडियम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। और आगे चल के जब हम लोग कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, उसी को एक नया टर्म बोलेंगे के मतलब क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वही है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना, यही है। तो बस नाम चेंज हो गया, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब तुम्हारे इसमें एग्जाम में ना एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भाई दो स्पीयर है ना, कंडक्टिंग स्पीयर है, ठीक है, और इस पे कुछ इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज है Q2, ठीक है, इनको कुछ r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ था, है ना, और इनको पहले एयर में रखा हुआ था। एयर में रखा हुआ तो बोला गया कि फोर्स है F, एयर में कितना फोर्स है? F, है ना। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इफ द चार्जेस आर केप्ट इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 at same separation, at same separation, then force will be, then force will be। अब ऑप्शन भी दिए थे, है ना, एक तो F/2 लिखा हुआ था, 2F लिखा हुआ था, F/4 लिखा हुआ था, और एक और ऑप्शन था, नन ऑफ दिस था, है ना। तो हम लोग ने क्या पढ़ा देखो, ये तो एयर वाला फोर्स है ना, किसी भी मीडियम में अगर हम लोग इसको लेके जाते हैं तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि जो फोर्स है वो इप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है, या फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो k टाइम डिक्रीज हो जाता है। मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू एयर वाला फोर्स डिवाइडेड बाय k, है ना। तो अगर तुम्हें ये रिलेशन पता है तो तुम क्या ये बता सकते हो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 4, है ना, और एयर में फोर्स हमें F गिवन है, तो फोर्स इन मीडियम क्या लिखेंगे बोलो तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर था, क्या बहुत सिंपल है ना। ये कूलम्स लॉ इन मीडियम, क्लियर है? ठीक है, देख लो इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो फटाफट, नोट तो मिलेंगे ही तुमको, लेकिन कुछ लिखना है तो लिख लो। कूलम्स लॉ, ठीक है,
इधर लिख देता हूँ। ऊपर करूँ? हो गया? चलो बेटा, तो ये हो गया कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ इन हम लोग ने क्या निकाल लिया? मीडियम। कूलम्स लॉ इन मीडियम क्या है? कूलम्स लॉ इन एयर डिवाइडेड बाय के। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है, इसमें यही टॉपिक में वैसे कूलम्स लॉ में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन तुम्हारे इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता। एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, पेंडुलम प्रॉब्लम, है ना। तो उसके ये बेसिकली, वो पेंडुलम प्रॉब्लम बेसिकली इसी का एप्लीकेशन है ना। तो जैसे मान लो हम लोग को ऐसा बोला गया कि भाई देखो यहाँ पे एक फिक्स सरफेस से, है ना, तो पेंडुलम अटैच कर दिए गए स्ट्रिंग के थ्रू, है ना, या दो बॉब अटैच कर दिए गए स्ट्रिंग के थ्रू, और दोनों पे चार्ज दे दिया। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, उस पे चार्ज है क्यू, इसका मास है एम, इसका मास है एम, है ना। और दोनों पेंडुलम जो है उनकी लेंथ है एल। ठीक है, तो हमें पूछा जाता है यहाँ पे कि अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, या दोनों के बीच में एंगल है टू थीटा, तो बताओ थीटा कितना है ना, बताओ चार्ज कितना है, बताओ टेंशन कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि भाई रस्सी लगी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। किसी एक बॉब को ले लो, है ना, मैं ये वाला बॉब ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसको देखा इधर, तो इधर लग रहा है टेंशन, है ना। अच्छा, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचू तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचू तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। कौन सा एंगल बोलते हैं इनको? अल्टरनेट एंगल, है ना। तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा लिया अपन ने, टेंशन भी लगा लिया, और क्या लगा लिया यहाँ पे? और mg ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा लिया, है ना। अब ये चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, है ना। अब यहाँ पे देखो टेंशन इधर लग रहा है, तो टेंशन के कंपोनेंट निकाल लो इधर। इसको क्या बोलेंगे? टी कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे? टी साइन थीटा, है ना। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या? mg। टी कॉस थीटा क्या mg के बराबर है? और क्या टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, है ना। तो अगर हमको मान लो थीटा निकालने बोला जाए, तो क्या इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना चाहिए? ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो? क्या एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। तो अगर मान लो थीटा निकालना है तो क्या करना है? एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। और अगर मान लो तुमको टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 किया था हमने। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, और टी निकालना है तो टी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, है ना। अच्छा, एम जी तो एम जी है, मास गिवन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे, है ना। अच्छा, एफ ई कितना लिखेंगे बोलो तो? एफ ई कितना लिखेंगे? क्या? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों चार्ज क्यू है ना, दोनों चार्ज कैसे है? क्यू क्यू। तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अरे लेकिन एक्स तो हमने माना है, क्वेश्चन में एक्स दिया है क्या? नहीं, है ना। तो एक्स को कैसे निकाले? तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल देखो, है ना, एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो,
ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुमको, तो ये डिस्टेंस है x, तो ये कितना होगा x/2 होगा कि नहीं होगा, है ना। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना, मैं इसको इधर बना लेता हूं, ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है x/2 और ये एंगल है थीटा। बताओ थीटा x/2 और l में क्या रिलेशन है, क्या साइन थीटा इक्वल टू x/2 बाय एल, हाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे x/2 डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो यहाँ पे लिख लो बेटा, बस हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं करना अपन को, है ना। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो x/2/l या यहाँ पे साइन थीटा लिख दे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/2/l आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम लोग x की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, है ना। और अगर हमको थीटा निकालने बोला जाए तो टेन थीटा इस तरह से निकाल लेंगे, और अगर हमें टेंशन निकालने बोला जाए तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। देख लो बेटा, कुछ लिखने लायक हो शॉर्ट नोट, शॉर्ट में लिखते चलो, सब नोट्स तो मिल ही जाएंगे तुमको, नोट्स तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन शॉर्ट में इसको लिखते चलो। हो गया, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। हो गया, चलो देख लो आगे। अभी चलते हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया, अभी आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज बेसिकली अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना। एक बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने सराउंडिंग में एक ऐसा ऑरा प्रोड्यूस करता है ना, जिसमें जब दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन की रिपल्शन, दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन का भी लग सकता है और रिपल्शन का भी लग सकता है ना। मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इस, और ये वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन वाला लगेगा। अब ये भी पॉजिटिव हो जाए तो रिपल्शन वाला लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो, ये तो हो गया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला कैसे जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब एक डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अभी मैंने डेफिनेशन बोली, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है ना। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकाले, कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना। उसको निकालने के लिए एक डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बार इसमें लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग ने रख दिया।
तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो पहले अपन इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे देखो तो अगर ये डिस्टेंस मान लो हम लोग ले लेते कुछ r, तो फोर्स कितना लिखेंगे इस चार्ज पे, फोर्स कितना लिखेंगे, ठीक है, फोर्स कितना लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे कितना, के क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस पी पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोल देते कुछ पी, इसी को क्या बोलेंगे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक और तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, इसको बोलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेने के बजाय अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले ले, टेस्ट चार्ज भी एक ऐसा चार्ज है जैसे नहीं टेस्टर होता है, टेस्टर यूज करते हैं हम लोग करंट आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए, वैसी एक टेस्ट चार्ज है जो चेक यूज किया जाता है टू चेक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। है ना, मतलब क्या लिखेंगे देखो, हम लोग फोर्स लिखेंगे कितना इसने एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, तो क्या के क्यू क्यू नॉट, ये डिस्टेंस अपन ले लेते कुछ आर, तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्या क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा, तो वही। तो दो तरह से डिफाइन कर सकते, जो तुमको अच्छा लगता है वो याद कर लो, है ना। एक चीज देखो कि भाई जब ये चार्ज लिया था, यूनिट चार्ज लिया था, उसमें भी वो भी चार्ज पॉजिटिव लिया था, और जब टेस्ट चार्ज लिया था हम लोग ने वो भी पॉजिटिव लिया था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उधर की तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। अब मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन वाला लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, टूवर्ड द चार्ज होती। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज हम लोग समझते हैं कि भाई अगर ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द टेस्ट, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर ये नेगेटिव चार्ज रहा जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो चार्ज अगर नेगेटिव रहा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, है ना, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी, क्लियर है। चलो भाई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे मान लो मैं किसी जगह पे, हाँ अब यह नेक्स्ट चीज जो हमें निकालनी है, हम लोग ने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, कितना आता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, देख लो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लो, समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट क्या आएगा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन पर कूलम, सिंपल, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेनी है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना, ये अपन ने लिखा हुआ है बस, और फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सिर्फ पॉइंट चार्ज हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मान लो पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस में मान लो एक लाइन चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, या मान लो एक चार्ज रिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, इनफाइनाइटली चार्ज वायर, इनफाइनाइटली चार्ज रॉड बोलो या वायर बोलो। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा सा लंबा सा वायर है ना, जिसके दोनों एंड्स हमको दिखाई नहीं दे रहे, और ये चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है और या वायर है ना, उसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लैम्बडा कूलम पर मीटर और पॉजिटिव,
लैम्बडा कूलम पर मीटर पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो लैम्बडा क्या है जानते होंगे तुम लोग, क्या होता है लैम्बडा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड, है ना। लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? वेवलेंथ बोल दिया क्या बेटा? वेवलेंथ यहाँ पे कैसे आ जाएगा? ठीक है, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब क्या इसके वजह से क्या होगा? तो यहाँ पे इस वायर के वजह से, चार्ज वायर या रॉड के वजह से किसी भी डी डिस्टेंस दूरी पे, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस पे। ठीक है, तो कोई भी डी डिस्टेंस दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। लैम्बडा तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, मतलब गिवन रहेगा। के हम लोग को पता ही है कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁹, है ना। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, जहां मतलब वायर से कितना दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो। ठीक है, क्लियर है? लिख लो बेटा है फॉर्मूला। है ना। अब सीईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं तुमको कि इनफाइनाइटली एंड इनफाइनाइटली चार्ज वायर हैज अ फील्ड ऑफ 7 × इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ना, 7.18 इंटू 10⁸ है ना, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इनफाइनाइट वायर, मैंने बता दिया तुमको, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली चार्ज वायर। ठीक है, और कहां पे डिस्टेंस हमें गिवन है? डिस्टेंस कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है। तो हमें बोला गया कि तुम बताओ लैम्बडा कितना। क्या बताओ? लैम्बडा कितना, क्या बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या जिसको ये फॉर्मूला आएगा वो क्वेश्चन कर सकता है? कर लेंगे आराम से, है ना। अच्छा, के की वैल्यू याद रख लेना कितनी है, 9 × 10⁹। वैसे तो क्वेश्चन एग्जाम में वो गिवन भी रहेगा कुछ डेटा, लेकिन तुम याद रख लो 9 × 10⁹। ठीक है, चलो तो ये हो गया इनफाइनाइटली चार्ज वायर। फाइनाइट वायर भी होता है, फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट वायर भी होता है, लेकिन उस पर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं तो हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा टॉपिक्स क्लियर डिस्कस करने हैं, जिसका वेटेज अच्छा है, जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, उसी पे फोकस करेंगे हम लोग। क्लियर है? ये समझ आ गया? चलो नेक्स्ट जो है इनफाइनाइट वायर के बाद इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइटली चार्ज शीट का क्या मतलब है? मान लो हम लोग को बोला गया कि भाई देखो ये एक ऐसी शीट है ना, इसको चार्ज किया गया है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज किया गया है, और बोला गया है कि देखो इसका जो, अब इसमें जो चार्ज है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिग्मा गिवन है। क्या गिवन है? सिग्मा गिवन। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज बाय एरिया, है ना। इसका यूनिट क्या होगा देखो तो, बोलो तो क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जब यूनिट दिख जाए ना तुम तो समझ जाना, सिग्मा लैम्बडा और रो के टर्म में मत रखना, तुम यूनिट देखना, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना, जो वॉल्यूम, इसके बाद आगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोल दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हमेशा यूनिट देखना, क्या यूनिट है इसका? कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो चार्ज बाय एरिया वाला। ठीक है, तो इसके वजह से कोई भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
है ना। इधर सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट और इधर भी कितना, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, है ना। एक चार्ज शीट रखी हुई है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय इप्सिलॉन टू इप्सिलॉन नॉट और इधर भी कितनी, सिग्मा बाय टू इप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस जो सिस्टम ऑफ चार्ज, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी खासियत है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब इस शीट से तुम 1 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, 10 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, या 1000 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आंसर सिग्मा बाय टू इप्सिलॉन नॉट ही आएगा, है ना। डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसी को यूज करके, इसी का एप्लीकेशन हम लोग कैपेसिटेंस में देखेंगे। तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है, दो प्लेट कैसी होती है, इनफाइनाइट प्लेट या इनफाइनाइट शीट्स, इसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए इस पे फोकस करना है। तो सिग्मा बाय टू इप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें भी ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देता हूं मैं तुमको, कि बोलते हैं कि देखो एक इनफाइनाइट शीट यहाँ पे रखी हुई है ना, जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ना बोलते हैं कि यहाँ पे ना एक पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, इसका मास है m, और क्यू चार्ज मास m, ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ इस जो चार्ज शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। एक इनफाइनाइट शीट रखी हुई है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उस ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो सकता है दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाए। तो दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस कर रहे होंगे तो क्या इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए हमको इसका सिग्मा कितना रखना पड़ेगा, ये पूछा गया। तो क्या ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो बेटा इधर, हाँ वेरी गुड, बताया भी तुम लोगों ने, है ना। नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई लिखेंगे, है ना। क्यू इंटू ई लिखेंगे, क्यू कितना है, क्यू तो क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा बाय टू इप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको कौन बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg करेगा कि नहीं करेगा। इसमें से सिग्मा निकालना था, सिग्मा इज इक्वल टू mg इंटू टू इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू, बस आंसर। क्या सिंपल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इनफाइनाइट शीट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको, सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कंडक्टिंग स्फीयर। हो गया, चलो नेक्स्ट, थर्ड, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको चार्ज किया हुआ है, ठीक है, इतने से चार्ज किया हुआ है, कितने से। अब यहाँ पे देखो चार्ज कहाँ पे, कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है, उसके सरफेस पे, कहाँ पे होता है, सरफेस पे, ठीक है। अब सरफेस पे कितना चार्ज है, तो हम लोग ने बोला वहां क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज है बोला। और इस कंडक्टर का रेडियस कितना है, वो रेडियस कितना है हम लोग ने बोल दिया आर, है ना। अब यहाँ पे देखो मैं 3 पॉइंट मार्क करता हूँ, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है यहाँ पे सी, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ एक्स, इस डिस्टेंस को, ये तो डिस्टेंस आर हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, इसको कुछ बोल देता हूँ वाई, है ना। एक्स डिस्टेंस कहाँ, किसका डिस्टेंस है, ए पॉइंट, है ना। बी डिस्टेंस, है ना, बी मतलब वाई, आर डिस्टेंस बी पॉइंट का, और सी पॉइंट का डिस्टेंस वाई, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा ए पॉइंट कहाँ पे है, कंडक्टर के अंदर, बी पॉइंट कहाँ पे, कंडक्टर के सरफेस पे, और सी पॉइंट कहाँ पे, कंडक्टर के बाहर। तो तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख देता हूं मैं। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0,
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, अगर कंडक्टर बोल दिया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बोल देनी है, 0। ठीक है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बजाय पहले हम लोग सी पे लिख लेते, तो सी के लिए बाहर, कंडक्टर के बाहर वाले पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कंडक्टर हमारा इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के वजह, कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज जैसा, जो कहाँ रखा हुआ है, कंडक्टर के सेंटर पे, है ना। तो मान लो अगर मैं क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रख देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखता, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे, वाई, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ गया, है ना। अब देखो अगर मैं डिस्टेंस कम करता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं, कम करता चला जाऊं और मैं बी पॉइंट तक पहुंचू, तो वाई के जगह क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को, आर। तो बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कितना लिखेंगे बोलो, के क्यू बाय, हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, हो गया ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, अब इसमें कभी कभी सिग्मा टर्म भी यूज करते हैं, है ना। सिग्मा देखो, अगर मान लो मेरे को सिग्मा यूज करना है, सिग्मा क्या बताया था तुमको मैंने, 4 डिवाइडेड बाय एरिया बोला था कि नहीं, है ना। अब एरिया कितना लिखोगे बोलो तो 4 पाई r स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना। अब इसमें पुट करो तो देखो ध्यान से, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें से 4 पाई ले लिया और आर स्क्वायर ले लिया, क्या ये सिग्मा बन गया क्यू के साथ मिला के, है ना। चलो मैं इसको इधर करके दे देता हूँ तुमको, इधर लिख, तुम साथ में लिख लेना बाजू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की जगह अपन ने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ये हो गया, तो यहाँ पे देखो 4 पाई r स्क्वायर बाय क्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो, और इसमें बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो तो बाहर वाले पॉइंट पे लिए कैसे लिखेंगे बोलो, ई सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ पे तो आर स्क्वायर है ही नहीं, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तब तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, आर स्क्वायर से। अगर आर स्क्वायर से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो देखो ध्यान से, क्या ये वाला टर्म क्या बन गया है, सिग्मा, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा बोलो तो, ई सी इज इक्वल टू, हाँ, ई सी इज इक्वल टू बोलो क्यू आर, हाँ, सिग्मा आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, अभी बताऊंगा मैं तुमको क्या क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ आ गया, लिख लो बेटा इसको। ये वाला पार्ट जो है ना वो इसके साइड में लिख देना, ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखाई मैंने, तो बस साइड में यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा इधर लिख लेना, और इसके इधर साइड में इक्वल टू लगा के ये वाला अलग फॉर्म भी लिख लेना, इसका और इसका भी, ठीक है। हो गया, चलो, ये हो गया बेटा कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर का हो गया, है ना। इसके बाद कोई भी जनरल अगर कंडक्टर है ना, फोर्थ फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ ही था ना, फोर्थ था कि फिफ्थ था, थर्ड था, फोर्थ था, फोर्थ है ये, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर, है ना, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री शेप, कोई भी कंडक्टर है आर्बिट्री शेप का, है ना, इसको हम लोग ने चार्ज दिया हुआ है,
ठीक है। अब मान लो कंडक्टर के जस्ट बाहर मेरे को इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, कितना फॉर्मूला है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा को अपन एक साइड यहाँ पे ये बोलते हैं, सिग्मा इज लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल क्यों सर, पूरी क्यों नहीं लिए, पूरी इसलिए नहीं लिए क्योंकि कंडक्टर जब आर्बिट्री शेप का होता है तो हर एक जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग आता है ना। वो तुमने सुना भी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो वो सब तो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का ये है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर लिखेंगे तो सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, लोकल सरफेस, मतलब उस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है वो, क्लियर है, समझ आ गया। चलो ये हो गया भाई, हम लोग ने डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ तुमको। सबसे पहले एक क्वेश्चन वो तो था कि ये लिख लिया ना सब, हाँ देखो, तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस आर इज, है ना। मतलब स्फीयर जो है उसका डिस्टेंस बोला गया कैपिटल आर, और उससे सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सिग्मा के टर्म में। बताओ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो इसी अपन ने लिखा हुआ है वही, है ना। इसी में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा आर स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या लिखेंगे बोलो तो, वाई की जगह क्या लिखेंगे, छोटा आर, बस हो गया फॉर्मूला तैयार, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हाँ इप्सिलॉन नॉट आएगा ना एक, यहाँ पे सिग्मा और इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना वहां पे, ठीक है। हाँ तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह हमें क्या करना है, स्मॉल आर पुट करना है। मैं लिख देता हूँ फॉर आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय इप्सिलॉन नॉट छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन लो इधर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, एनी शेप मतलब ये जो अभी आर्बिट्री शेप का अपन ने लिखा है वो, ठीक है, इज इवन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको इवन बोला है ना, क्लियर है। और फुल स्टॉप, उसके बाद बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट इज E2, है ना। मतलब एक इनफाइनाइट शीट है, वही अपनी वाली, है ना, उसके वजह से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोला गया E2, है ना। तो E1 और E2 में रिलेशन बताने बोला है, ये भी तुम्हारे सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, E1 और E2 में रिलेशन बताने बोला है। तो E1 का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, E2 का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E2, हाँ E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा ना, अरे लिख के देख लो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, है ना, और E2 इक्वल टू कितना, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, आंसर क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू 2E2, क्लियर है, समझ आ गया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला गया, चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 पावर -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये लिख लिया तुमने, ठीक है। हाँ, पहले तो एक चार्ज दिया हुआ है ना, चार्ज कितना दिया हुआ है लिख लो यहाँ पे, चार्ज इज इक्वल टू 17.7, Q इज इक्वल टू 17
0.7 into 10 power minus 4 कूलम, है ना, is distributed uniformly over a large sheet, is distributed uniformly over a large sheet of area 200 मीटर स्क्वायर, ऑफ एरिया कितना गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट इक्वल टू कितना, चार ऑप्शन दिए हुए है ना। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है बोलो तो, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है क्यू बाई ए, चार्ज बाय एरिया। अच्छा, इसमें देखो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम कंफ्यूज मत होना, क्या इस वाली इंफॉर्मेशन का कोई यूज है, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, तो इसको यूज मत करना, ठीक है। तो क्यू हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 11, है ना, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिख लिया मैंने। जब ऐसा आएगा ना तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना, देख लेना शायद ये 17.7 कैंसिल हो रहा होगा इसलिए ऐसी वैल्यू दी है, या इस तरह की कैलकुलेशन दिए गए, ठीक है। हो गया, हाँ बेटा देख लो इधर, ठीक है। हाँ, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम लोग एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दे तो क्या होगा उसको देखना है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसे बनती है, पैरेलल पैरेलल बनती है और इक्वली स्पेस, ठीक है। अब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट हमें गिवन है ना, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। फोर्स कितना लगेगा बोलो तो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। और किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो चार्ज पार्टिकल निगेटिव है, मतलब माइनस क्यू है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस क्यू ई, क्लियर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे छोटे मोटे, कि बोलते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज है e, चार्ज है e, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ नहीं इधर की तरफ लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। कितनी है, ई नॉट है, और ई नॉट कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, राइट की तरफ, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पे बेचारे पे फोर्स किधर लगा, राइट की तरफ लगा, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है,
क्या ई इंटू ई या ई इंटू ई नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है। अब डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने इधर ले ली ना, वापस माइनस लगा के उधर नहीं कर दूंगा मैं। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये वाला ई नॉट नहीं, ये जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ई ही लिया है, इसको ई नॉट लिया। ई नॉट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो ई नॉट लिख लेते हैं। ये ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ई नॉट लिख दिया मैंने, इसलिए ई नॉट यूज करने, ई होता तो ई लिखते हैं। ई नॉट इक्वल टू, हाँ हाँ, वो कहाँ से आया? ये देखो यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होता है? हाँ, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। हाँ, और ये बड़ा ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बेटा, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ पे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है ना, यहाँ से रिलीज कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे रिलीज कर दिया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ, अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, है ना। तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे? ई नॉट बाय एम इंटू एस। एस कितना है? एस तो एस है, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। लिख लो बेटा इसको। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बस टर्म्स अलग यूज कर लिए। ई नॉट की जगह कुछ हाँ, ई नॉट की जगह ई ही दिया है। हाँ, डिस्टेंस की जगह जो एस लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वो वहां पे एल लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा वेलोसिटी तुम्हारे पास? ठीक है, लिख भी दो यहाँ पे, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना लिखोगे? 2e नॉट एस डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, चलो ये सेम क्वेश्चन। आंसर क्या चेंज हो जाएगा मतलब? हाँ, आंसर याद मत करो, अब वो तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया ना, तो यहाँ तक तो हमको पता ही था, तो उसके आगे बस लिख लिया v इक्वल टू, डिराइव ही करो, इसको याद मत रखो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है टाइम निकालने के लिए बोला जाए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में। हाँ, बस उसमें एक चीज याद रखना कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है इतना, एक्सेलरेशन निकालते हैं ई बाय एम, है ना। तो कुछ भी निकालने बोला जाए, कि वेलोसिटी निकालने बोला जाए, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला जाए, है ना, टाइम निकालने बोला जाए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मेरे को v इक्वल टू यू प्लस एटी, मतलब जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है वही लगाना। ठीक है, याद मत रखना इसको, बस देख लेना, क्वेश्चन आया था तो मैंने बता दिया कि देखो ऐसा करना है सॉल्व। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमको पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सिस्टम। तुम एक ही इसमें याद रखो, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सिस्टम, है ना। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक वैल्यू बता देता हूँ पहले, कि अगर मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2, उनके बीच में सेपरेशन है R, है ना, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, मतलब अगर दोनों चार्जेस को एक सिस्टम मेरे को बनाना है जिसमें दो चार्जेस है, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही क्या हो जाएगी मेरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
ठीक है, चलो। तो अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा। अभी जैसे मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं तुमको कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे चार्जेस बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है, यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू बैठा हुआ है। तो बताओ अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे Q1 Q2 जो है ना वो साइन के साथ पुट करना है। Q1 Q2 कैसे पुट करना है, साइन के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी निगेटिव आएगी कभी पॉजिटिव आएगी। निगेटिव कब आएगी, अपोजिट नेचर के चार्ज। पॉजिटिव कब आएगी, जब सेम नेचर के चार्ज, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो दोनों या तो नेगेटिव हो। ठीक है, हाँ बेटा, तो हाँ हम लोग को क्या बोला गया, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सिंपल। तो मैंने एक ही डेफिनेशन बताई तुमको पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सिस्टम। तो जब भी सिस्टम बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे चार्जेस पहले कहाँ रखने हैं, इन्फिनिटी पे, है ना। सारे चार्जेस कहाँ रखने हैं हमको, इन्फिनिटी पे। क्यू क्यू और क्यू, ये सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। अब इनको उठा के लाना है और जो सिस्टम है वो हमको फॉर्म करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक क्यू चार्ज को उठा के लाया, फिर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है। एक क्यू चार्ज को उठा के लाया, है ना, क्यू चार्ज को उठा के लाया और यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज को बिठा दिया, क्यू चार्ज को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। चलो भाई बिठा दिया, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अच्छा तुम्हारे डाउट मन में डाउट, सर यहाँ पे है तो दो चार्जेस है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे, नहीं। इनके आपस में भी सेपरेशन कितना है, इनफाइनाइट। इनके आपस में भी सेपरेशन कितना है, इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे बैठ दोनों, इन्फिनिटी कोई एक जगह थोड़ी है जहां पे जाके सब चार्जेस बैठे हुए हैं। इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं है, तो ये दोनों तीनों चार्जेस के बीच में भी सेपरेशन कितना है, इनफाइनाइट है, तो वहां से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो हम लोग ने एक चार्ज पार्टिकल को उठाया, धीरे 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 यहाँ पे लेके आ गए। कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो उसको हल्का सा मैं ऐसा एक हल्का सा धक्का भी दे दूंगा उधर से, तो क्या वो अपने आप ही चलता चलता आ जाएगा, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन पहले वाले केस के लिए U1 इज इक्वल टू कितना, जीरो। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन कितना, जीरो, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, सेकंड चार्ज पार्टिकल को लेके आना पड़ेगा। तो उठाया भाई सेकंड चार्ज पार्टिकल को और यहाँ पे लाके बिठाया, है ना। तो सेकंड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आके बैठ गया प्लस क्यू। अब क्या वर्क करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सेकंड फर्स्ट वाला जो चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ था उसने रिपल्शन दिया, तो उसके अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ेगा, जितनी इन दोनों की मिला के पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो कितना लिखेंगे बोलो, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, चलो भाई ठीक है। फिर क्या, थर्ड चार्ज पार्टिकल को उठा के लाना पड़ेगा, है ना, लेके आओ। तो लेके आया हम लोग ने थर्ड चार्ज पार्टिकल को, थर्ड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आके बैठ गया। तो इसके लिए तो हम लोग को, बोलो, इसके लिए तो हम लोग को दोनों के अगेंस्ट काम करना है। इसके वजह से इसके अगेंस्ट भी काम हो रहा है और इसके अगेंस्ट भी काम हो रहा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो वर्क है वो बेसिकली इसके अगेंस्ट भी हो रहा है और इसके अगेंस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो टोटल हम लोग ने वन लाने में, सेकंड लाने में और थर्ड लाने में इतना काम किया है। तो टोटल वर्क कितना किया है, टोटल वर्क कितना किया है, वो किया है 3k² बाय ए, है ना। यही क्या हो जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, तो ये बेटा लिख लो थोड़ा शॉर्ट में, यही सीखो। एक PYQ भी बता देता हूँ इसका। हो गया, हो गया लिख के। हाँ अभी देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे सीईटी में 2023 में, ठीक है। और क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ऐसा, ठीक है।
और राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ए है और ये भी ए है, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया चार्ज है 2Q और Q, ओके। यहाँ पे चार्ज है 2Q, यहाँ पे चार्ज है +Q, और यहाँ पे बोला गया चार्ज है, यहाँ पे +Q तो नहीं, मतलब पता नहीं क्या है, साइन नहीं बताया। और यहाँ पे बोला गया कि चार्ज है Q, ठीक है। तो हमको बोला गया कि बताओ Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे Q बैठा है, कैपिटल Q, है ना। तो Q इज इक्वल टू कितना, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी, सच दैट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ये बोला गया। नहीं जमा, जमला कि नहीं जमला, कुछ नहीं करना। देखो अभी अपन ने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था, वही निकालना है। बस इसमें देखो डिस्टेंस चेंज हुआ है, यहाँ पे ये ए है, ये ए है, ये कितना होगा बोलो तो √2a होगा। तो पहले तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फिर इक्वल टू 0 कर देना, फिर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में एक रिलेशन आ जाएगा। अरे ये तो बहुत ही पीछे से। अरे ठीक है देखो 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 देखो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसे तो सिस्टम बना बनाया तो मिलेगा नहीं, है ना, हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को लेके आ गए हम लोग, 2Q चार्ज पार्टिकल को। कोई वर्क करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा। मैं एक साथ ही सिस्टम की लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, देखो तुम्हें समझ आता है क्या, ठीक है। सेकेंड चार्ज पार्टिकल को लेके आया मैं, कितना वर्क करना पड़ेगा बोलो तो K2Q डिवाइडेड बाय ए, सही है, ठीक है। पहले में तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, सेकंड को लाया तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, K2Q बाय ए, है ना। फिर थर्ड चार्ज पार्टिकल को लाया, थर्ड चार्ज पार्टिकल कौन सा है, Q+Q, है ना। अब जब इसको लेके आऊंगा तो क्या इसके अगेंस्ट भी काम करना है, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है, और क्या इसके अगेंस्ट भी वर्क करना है। तो वर्क कितना लिखूंगा बोलो तो, इसके अगेंस्ट कितना करना है, K2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, अरे डिस्टेंस तो बोलो, √2a। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, √2a। और इसके अगेंस्ट भी काम करना है, कितना करना है, K2Q डिवाइडेड बाय ए। ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो कर दो 0। तो U सिस्टम इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे लिख दो बेटा, तो K2KQ बाय प्लस यहाँ पे कितना 2KQ² बाय √2a प्लस KQ बाय a इज इक्वल टू 0। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कर दो कैंसिल, बताओ क्या कैंसिल होगा, a कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, क्या k कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या एक छोटा q भी कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, है ना। अच्छा 2/√2 कितना होता है, √2, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, 2Q प्लस √2Q प्लस यहाँ पे कितना Q, है ना, इक्वल प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -√2Q/3। हो गया आंसर, सिंपल था, है ना। तो इस तरह से अपन को करना है, लिख लो बेटा इसको फटाफट।
हो गया। चलो, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट जो चीज हमको पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट, है ना। अब इसका भी काम, इसका वर्क, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मान लो तुमको Q और 1 कूलम का सिस्टम बनाना है ना, Q और 1 कूलम का एक सिस्टम बनाना है जिसका डिस्टेंस है, इनके बीच में सेपरेशन है R, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, बोलो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूंगा मैं, बोलो क्या, KQ1/R लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, है ना। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इस जगह पे इस पॉइंट को P बोलो, इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट P पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पे डिपेंडेंट था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज पे डिपेंडेंट थी, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज है, मोर देन 2 चार्जेस पे डिपेंडेंट है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो एक चार्ज पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन क्या बोलता है, वर्क डन per unit charge, या work done in moving a unit positive charge from infinity to a given point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन में मत जाओ, सिंपल तुम ये याद रखो, है ना। मतलब तुम ऐसा याद रखो कि अगर मेरे को कोई भी एक पॉइंट चार्ज गिवन है, प्लस Q चार्ज गिवन है, तो उससे कोई भी R डिस्टेंस दूरी पे मैं पोटेंशियल कितना लिखूंगा, बोलो KQ/R, बस खत्म। कितना लिखूंगा, KQ/R, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और छोटी सी चीज, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों की, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, इस अगर यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इस जगह पे पोटेंशियल है KQ/R, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज करने से क्या मेरे को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो जैसे अपन ने एक रिलेशन लिखा था ना फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशन लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मेरे को पोटेंशियल पता है तो वहां चार्ज से मल्टीप्लाई करते चलो, पोटेंशियल एनर्जी मिलती जाएगी, है ना। तो जैसे अभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हम लोग को जैसे ये बोला गया कि भाई देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और इसको फिक्स कर दिया, है ना, और यहाँ पे ना R1 डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज है, इसको Q0 बोल देते हैं, जिसका मास है M, है ना, और इसको रिलीज किया गया और दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा बताओ, तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बोला गया है कि जब ये चार्ज यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, यहाँ से R2 डिस्टेंस पहुंचे, है ना, तो बताओ इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी, चार्ज की क्या बतानी है हमको, वेलोसिटी कितनी। अब वेलोसिटी कितनी निकालने के लिए किस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम कर रहा है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, है ना। और जब भी कंजर्व और कोई फोर्स है क्या, फ्रिक्शन विक्शन बोला है क्या मैंने, नहीं। एयर रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं सिस्टम पे, तो क्या एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती। सिस्टम पे अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे, जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसमें एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती, होती है। सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं कि यहाँ से जब इसको रिलीज किया गया तो ये चार्ज पार्टिकल इधर गया, है ना। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बी एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। तो एनर्जी, इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, है ना। एनर्जी में कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, चार्ज इंटू पोटेंशियल।
अच्छा पोटेंशियल दे कौन रहा है, ये वाला चार्ज, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे ए पे पोटेंशियल कितना है, पहले तो के क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना है R1, है ना, और इनटू चार्ज, क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो लिख लिया, चार्ज कौन सा क्यू नॉट, है ना, तो इनटू क्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ए पे, नहीं जीरो थी ना, रिलीज किया हुआ है, बोला तो है, ये देखो रिलीज लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी के लिए पोटेंशियल कितना है बी पे, क्या के क्यू बाई R2, है ना, इनटू चार्ज कितना है, क्या क्यू नॉट, प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट बी, क्या हाफ mv स्क्वायर, क्या यहाँ से v निकाल सकते हम लोग, निकाल सकते ना, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग ने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, लिख लो बेटा इसको। ठीक है, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो बाय।